नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब एक बड़े स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उनके साथ बातचीत चल रही है और बातचीत के कारण 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया है। ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस बीच जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है। तो इन सब मसलों पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। आशुतोष सर, स्वागत है आपका स्वतंत्र पर। सर, किस तरह से जी। देखा जाए दुनिया का इतना बड़ा युद्ध जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इन्वॉल्व है, हम्म। अमेरिका, भारत का मित्र देश इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान जिससे पहले हमारे संबंध अच्छा हुआ करते थे वो इन्वॉल्व है, और मध्यस्थता के लिए अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा और शायद इस्लामाबाद में बातचीत होगी। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए विक्रांत, मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सरकार की जो सबसे बड़ी फेलियर ये हुई है कि तमाम रेटरिक्स के बावजूद भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अलग थलग करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, एक तरीके से आप देखें तो पाकिस्तान के साथ तो खड़े हुए दिखाई पड़े हुए थे हमें। भारत उस वक्त भी काफी अपने आप को अलग थलग पा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शहबाज शरीफ को, दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया था। ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट लीडर्स। असीम मुनीर को अपने घर में बुला के लंच डिनर ब्रेकफास्ट करा रहे थे। तो ये जो आज हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दुनिया एक सबसे बड़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, जब पूरी दुनिया के ऊपर एक ऊर्जा का संकट छाया हुआ था, उस वक्त भारत एक आदर्श स्थिति में था कि वो दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों के बीच में बातचीत करता, एक मीडिएटर की भूमिका को निभाता और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वगुरु के स्टेचर को पाने की कोशिश करता। लेकिन हमने इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो सबसे बड़ी गलती की, जिसको मोदी सरकार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो गलती क्या थी? जी। वो गलती बहुत सीधी सी गलती थी कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल के बास्केट में अपने आप को डाल दिया। वो कहते हैं ना कि आपने सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में डाल दिए। अगर वो बास्केट अगर गिरा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो सारे अंडे अपने एक बास्केट में नहीं रखते। भारत ने न, अब ये सोच समझ के किया गया, ये अपने आप में बड़ी गलती थी, या हमने किसको कोई बहुत लंबा इसमें विमर्श नहीं किया, या जो लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी उन्होंने गलत सलाहें दी थी कि आप पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो गए। यहां तक कि जब ईरान के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर का कत्ल 28 तारीख को हुआ, हमने एक शब्द भी उस पर नहीं बोला। हमने किसी तरीके का शोक संदेश भी उनको नहीं दिया। जब देश के अंदर एक मूड बना, लोगों ने इसकी खुली आलोचना की। सोनिया गांधी ने बाकायदा लेख लिखकर कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है और कुछ मानवीय संवेदनाओं का भी पालन नहीं कर रहा है। तब ये देखने में आया कि जो हमारे विदेश सचिव थे वो ईरानी एम्बेसी में गए और वहां के उनके बुक में उन्होंने संवेदना दर्ज की। जो काम विदेश सचिव कर रहे थे वो काम भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। हम्म। फोन उठाते, ईरान के जो राष्ट्रपति उनसे बात करते, एक शोक संवेदना व्यक्त करते। ये मानवीय मूल्य है। शोक संवेदना व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं था। उससे अमेरिका और इसराइल नाराज नहीं होते। देखिए पाकिस्तान ने तो जब खामनी का कत्ल हुआ, युद्ध हुआ अमेरिका और इसराइल का, तो जो पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू देश है, उसने उस घटना की निंदा की, उसने उसकी उसकी भर्त्सना की। लेकिन उसकी बार्गेनिंग पावर या उसका उसका जो स्टेचर है अमेरिका की नजर में, वो तो कम नहीं हुआ। हम्म। आज की तारीख में वो तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ मिलके वो बार्गेनिंग कर रहा है। उनके जो सेना प्रमुख हैं, वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री हैं, वो सीधे बात कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति से। जो उनके विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो बातचीत कर रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री से और दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से। तो इसका मतलब एक गंभीर कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अब इसमें वो कामयाब होता है या नहीं कामयाब होता, यह एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन अगर वो बात कर रहा है, ट्रंप उसको सुन रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान को सुन रहे हैं, और वो ये पेशकश कर रहा है कि अगली बातचीत या मीडिएशन का एक सेंटर इस्लामाबाद हो सकता है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा। अगर वो इस अगर ये समझौता कराने में अगर कामयाब होता है, युद्ध रुकवाने में कामयाब होता है,
तो अब तक का सबसे बड़ा कू होगा पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। यह भूमिका भारत क्यों नहीं निभा पाया? भारत की विदेश नीति है जो बार बार कहती है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादियों का प्रश्रय देता है, वो फेल्ड स्टेट है, वो रोग स्टेट है, और पूरी दुनिया भारत के स्तर को नहीं मानती। और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत अपने आप को अलग थलग पाता है। बहुत एक दो देश थे जो ही भारत के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान की जो कोशिश है वो दरअसल भारत के हुक्मरानों को, भारत के विदेश मंत्री के, विदेश नीति के जो तमाम कर्णधार लोग हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये भारत की विदेश नीति की पिछले कई सालों में सबसे बड़ी असफलता में से एक गिनी जा सकती है, अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया इस युद्ध को रुकवाने में। सर, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी 2 बार बात की जब ये संकट पूरा बढ़ गया और तेल और गैस का बड़ा संकट आ गया। तब उन्होंने 2 बार ईरान के राष्ट्रपति से बात की। क्या बात करने में देर हो गई, सोचने में देर हो गई, फैसला लेने में देर हो गई? नहीं नहीं, देखिए, ऐसे बात करना, आपने कब बात किया? आपने तब बात किया कि जब आपको पता चल गया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया है और भारत के जो 28 या 26 जो जहाज हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं। तब आपके पास मजबूरी थी। जिस दिन खामनेई का कत्ल हुआ उस दिन अगर आपने उनसे फोन किया होता, अपनी संवेदना उनको जताई होती, और आप इसराइल के साथ दोस्ती रखते। देखिए, इसराइल के साथ दोस्ती रखने में मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि ईरान ये तय नहीं करेगा कि भारत इसराइल और अमेरिका के साथ दोस्ती रखेगा या दोस्ती नहीं रखेगा। जैसे अमेरिका ये तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल लेगा या तेल नहीं लेगा, या ईरान से तेल लेगा या तेल नहीं लेगा। तो भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का ये फंडामेंटल था कि वो इस युद्ध में पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता। ना वो इसराइल अमेरिका के साथ खड़ा होता, ना वो ईरान के साथ खड़ा होता। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत करता। तो भारत दुनिया में एक मॉरल लीडरशिप लेता। भारत एक स्पिरिचुअल देश है, एक आध्यात्मिक देश है, और वो भारत की दुनिया में साख इसलिए है क्योंकि हम गलत को गलत और सही को सही कहने से कभी गुरेज नहीं करते। 1948 में जब इसराइल का गठन हो रहा था तब महात्मा गांधी ने साफ तौर पे कहा था, धर्म के आधार पे जब कोई देश बनता है तो वो ठीक नहीं होता है। भारत तब तक पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश बन चुका था, भारत ने उसका भी विरोध किया था। तो जब हमने इसराइल का विरोध उस वक्त किया, हाँ स्टैंड हमने लिया, लेकिन 1950 में हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया कि भाई एक देश बन चुका है, अब आप ये कहें कि हम उस देश को नहीं मानते, तो ये एक अच्छी विदेश नीति नहीं थी। 1992 में हमने इसराइल के साथ पूरी तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखे। राजीव गांधी के समय से, नरसिम्हा राव के समय से लगातार हमारी कोशिश रही कि हम इसराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करें। हमने उन रिश्तों को बेहतर भी किया। बाद में 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री के जो इसराइल गए वहां पे, और 2 बार जा चुके हैं वो। तो इसराइल के साथ रिश्ते रखने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अमेरिका के साथ रिश्ते रखने में कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान जो आपका इतना बड़ा दोस्त था, जो सदियों से आपका दोस्त है, उससे जब वो बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ था, जब उसके ऊपर गलत हो रहा था। देखिए, ईरान हिजबुल्लाह को प्रमोट करता है, हमास को प्रमोट करता है, हुती को प्रमोट करता है, जो इराक के अंदर जो तमाम जिहादी संगठन है उनको प्रमोट करता है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल। या कोई भी सभ्य आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना यह बिल्कुल गलत है। लेकिन एक देश के सबसे बड़े नेता का अगर कत्ल हो जाए और हम संवेदना भी व्यक्त ना करें, तो फिर आप सोचिए कि ईरान क्यों आपकी बात को। तो ईरान, तो भारत की सरकारों ने, आप देखिए, पहले तो युद्ध के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां चले गए। उससे आपने कौन सा ऑप्टिक्स आपने क्रिएट किया? कौन सा ऑप्टिक्स की? खामनेई की मृत्यु के बाद आपने शोक संवेदना भी, आज तक मुझे जहां तक ध्यान पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने खामनेई की मृत्यु पे शोक संवेदना व्यक्त नहीं की है। सरकार और विदेश मंत्रालय ने जरूर अपने स्तर पे कुछ करने की कोशिश की। उसके बाद जब ईरानी बेड़ा जो भारत आया था उसके लिए, जब वो वापस लौटा तो उसको मार गिराया गया, उस पर भी आपने उसकी कोई निंदा नहीं की, उस पर भी आपने किसी तरीके की कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की। फिर जब मिडिल ईस्ट के देशों पे ईरान ने हमला किया, जो अमेरिका के सैनिक बेसिस थे, तो आपने वहां के राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके इस घटना की निंदा की और उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, आपने इजराइल के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा तब आपने क्यों नहीं किया काम? तो इसका मतलब यह कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से यह तय कर लिया है कि उन्हें इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होना, हमें ईरान के साथ खड़े नहीं होना। तो जब आप इस स्टैंड को ले लेते हैं, तो फिर आप किसी भी मुंह से आप ईरान के साथ मीडिएशन की का जो दावा होता है वो आप खो देते हैं। क्योंकि मीडिएशन का फंडामेंटल क्या है?
दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, वही तीसरा आदमी उसमें मध्यस्थता कर सकता है, जो जिस पर दोनों दोनों देशों को विश्वास। या तीनों देशों को कोई संदेह ना हो कि ये किसी एक का पक्ष लेगा या किसी दूसरे का पक्ष लेगा। भारत आइडियल स्थिति में था अगर उसने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया होता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया होता, तो भारत आदर्श स्थिति में था। क्योंकि हमारे रिश्ते इसराइल से भी बहुत अच्छे थे, अमेरिका से भी रिश्ते हालांकि पिछले दिनों बिगड़े हैं, लेकिन ट्रंप और मोदी जी तो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोलते ही बोलते हैं। ईरान से हमारे ऐतिहासिक तो हमारे रिश्ते अच्छे थे, तो हम उस भूमिका को निभा सकते थे, लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया और पाकिस्तान वो मौका ले उड़ा। और आज की तारीख में पाकिस्तान अगर ये डिप्लोमेटिक कू कर देता है, तो हम्म। भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कम से कम हमारा स्टेचर बहुत कम हो जाएगा उस लिहाज से। और पाकिस्तान जिसको हम अलग थलग करने की कोशिश लगातार कर रहे थे, जिसको फेल्ड स्टेट बना रहे थे, वो हमसे एक अलग तरीके से दुनिया में उसको देखा जाएगा। सर, वैसे तो भारत की विदेश नीति पर पिछले काफी समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर जो ये पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला है, इस पर कांग्रेस ने भी तीखा हमला किया। कांग्रेस का यह कहना है कि प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की अब पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और देश को इसकी कीमत चुकाने को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी होती है, उसके अपने बहुत जिसे कहते हैं ना, बड़े पिटफॉल्स होते हैं, उसकी हम्म। उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं। जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिप्लोमेसी होती है, वो ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी इस पर डिपेंड करती है कि जब तक वो शख्स है, हाँ। तब तक तो वो डिप्लोमेसी काम करती है, लेकिन जैसे ही वो शख्स वहां से बाहर चला जाता है या उस क्षितिज से गायब हो जाता है, वैसे ही फिर एक एक दिक्कत पैदा हो जाती है। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेमोक्रेसी होती है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, जो विदेश मंत्रालय इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग डिप्लोमेसी होती है। तो प्रधानमंत्री जी वैसे भी जो है वो देश के अंदर पॉलिटिक्स में भी वो कल्ट पर्सनालिटी, वो कल्ट पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं कि मैं लोकप्रिय हूं तो बीजेपी जीत रही, मैं अगर लोकप्रिय हूं तो बीजेपी नहीं जीत रही। क्या लगा नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो बीजेपी का क्या होगा? हम्म। ये प्रश्न खड़ा बिल्कुल। होता है। तो हम्म। जो उन्होंने, उनको ये समझ में आया कि आप लोगों से जब गले मिलते हैं, झप्पी मारते हैं, तो उससे आपकी मित्रता बढ़ जाती है। हकीकत यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसी के गले मिलने से, किसी को झप्पी देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके गले मिल लेंगे, वो आपके हैंडशेक कर लेंगे, वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन क्या वो भारत को फायदा पहुंचाने वाला कोई काम करेंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट्स अ ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। हम्म। और उस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में आप किसको कितना दे सकते हैं और वो उससे आप कितना ले सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे जो बिजनेस कंसर्न्स हैं, हम उसको तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब दुनिया के नक्शे पर हमारी एक बेहतर इमेज हो, एक मॉरल लीडरशिप वाली इमेज हो, और लोग हमको संदेह और शक की नजर से ना देखें। अब आप किस मुंह से देखिए, हमने जो 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 पिछले दिनों मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत दोस्ती करने की कोशिश की, हमने की भी, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट का जो अवाम है, जो मुस्लिम अवाम है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, हम्म। क्या वो इसराइल के साथ जाना पसंद करेगा? हम्म। वो कभी पसंद कभी नहीं नहीं करेगा। जाएगा। हम्म। इसलिए इस युद्ध के बाद आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आने वाला है। हम्म। पहला बदलाव तो ये होगा कि अब आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के देशों को ये समझ में आ गया कि अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो अमेरिका उनकी मदद नहीं कर नहीं सकता कर है। पाएगा। हम्म। दूसरा, इन देशों को ये समझ में आ गया है कि उनके ऊपर हमला इसलिए ईरान ने किया क्योंकि आपने यहाँ पे सैनिक अड्डे उनको बनाने दिए। अगर ये सैनिक अड्डे नहीं होते तो मिडिल ईस्ट के देशों को कोई नुकसान नहीं होता। हम्म। तीसरा, वो ये भी समझ रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की पूरा करते हैं और बिना किसी कारण के उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। तो लोग इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों के साथ आपने अच्छे रिश्ते बनाए, बेहतर चीजें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सारे अंडे एक ही बास्केट पर रख देंगे, तो हम्म। फिर आप वो स्टैंड नहीं ले सकते जो स्टैंड दरअसल आपको वाकई विश्वगुरु बनाता। सर, कल प्रधानमंत्री जी 24-25 दिन के बाद इस युद्ध पर उनका पहला आधिकारिक रूप से बयान आया, और अच्छी बात है देश की संसद के सामने आया। किस तरीके से उस पूरे बयान को देखा जाए, क्योंकि अब सरकार ये तो मान चुकी है कि संकट बड़ा है और भारत के सामने भी संकट गहरा है। देखिए, एक चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री जी को, चलिए, कम से कम कुछ लोगों ने अच्छी सलाह दी कि आप संकट के समय में संसद को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करिए।
लेकिन संसद को कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने खड़े होकर सिर्फ वहां पे वक्तव्य दे दिया। संसद को कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब ये होता है अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना, उनकी भी मदद लेना। ऑल पार्टी मीटिंग का प्रधानमंत्री जी ने बुलाई। पिछले दिनों, पिछले सालों में जितनी ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री जी खुद ही नहीं गए, उनकी तरफ से राजनाथ सिंह उसकी सदारत कर रहे थे। तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते और वहां पे साफ तौर पर विपक्ष से बोलते कि भाई ये संकट का समय है, हमें आपके मदद की जरूरत है और भैया हम सब लोग मिलकर इस संकट से निपटने का कारण बत। और तब अगर विपक्ष आपके साथ खड़ा नहीं होता तो विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार होता। दूसरी बात, आप छोटी छोटी चीजों पर तो आप राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। जब इतना बड़ा संकट था जो विक्रांत यादव को भी दिखाई पड़ रहा था और हमको भी दिखाई पड़ रहा था, जिनकी उतनी बड़ी एक्सपर्टीज विदेश के मामलों में नहीं है, ना उतनी सूचना हमारे पास है कि आने वाले दिनों में बड़ा संकट होने वाला है, तब आपने 28 तारीख को या 1 मार्च को आपने क्यों नहीं राष्ट्र के नाम संबोधन किया और संबोधन करके देश को बताते कि भाई हम सब लोग ये दुनिया एक कड़े संकट से गुजरने जा रही है और ये वो संकट जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं और तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं और हमें आपका सहयोग चाहिए। ये तो कोई नहीं कहेगा कि एलपीजी का संकट इसलिए बढ़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई युद्ध घोषित कर दिया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। अब क्यों नहीं काम किया, ये बात मेरे बिल्कुल समझ के परे है। अब जो एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा अखरती है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत स्पष्ट तौर पे बोला जाना चाहिए, जिसको बहुत बड़े बड़े शब्दों में लोग कहते हैं आपदा में अवसर। हाँ। मेरा कहना है आपदा में अवसर एक इस सरकार का सबसे बड़ा खोखला नारा है। इसका मतलब यह कि जब कोई क्राइसिस आपके ऊपर हो तब आप उसमें तब आप उससे निकलने की कोशिश करें, तब आप उसमें अवसर तलाश करें। मेरा कहना है कि क्राइसिस आई क्यों, क्राइसिस आने के पहले आपने तैयारी क्या की है। आप लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर देश बन रहा है। वोकल फॉर लोकल की बात आप करते रहे हैं, आप स्वदेशी की बात करते रहे हैं। और अगर आप पिछले 12 सालों के अंदर देखें तो जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, अगर आप वाकई में स्वदेशी की बात करते, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, वो अगर 2014 में 83% हम इंपोर्ट करते थे तो आज 88.4% इंपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ गया वो तो फिर कहां गया आपका स्वदेशी, कहां गया आपका आत्मनिर्भरता। फिर एलपीजी जो हम 47% इंपोर्ट कर रहे थे वो बढ़ के 62% हो गया। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया होता तो ये नौबत नहीं आती। और तो और सबसे हैरानी वाली बात ये बता दूं मैं आपको, और किसी टीवी चैनल में इस पर डिबेट नहीं हो रही, हम इतने ज्यादा जिसे कहते हैं बैंकरप्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा बैंकरप्ट, पत्रकारिता इतनी बैंकरप्ट हो चुकी है कि आपको भी कोफ्त आएगी और मुझे भी कोफ्त आएगी। अभी शनिवार को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेटा पेश किया। सरकार का अपना डेटा है। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो तो कितना मेहनत कर रही है और भारत के अंदर एलपीजी का संकट नहीं करने दे रही, क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ा रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार मेहनत कर रही, कोशिश कर रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 महीने में क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो लगातार घटा है, श्रिंक किया है, प्रोडक्शन श्रिंक किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी घटा है प्रोडक्शन लगातार 6 महीने। जो नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 20 महीने से लगातार घट रहा है, नेगेटिव में जा रहा। जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है वो 11 महीनों में से 6 महीने में वो लगातार घटा है। और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पिछले 5 महीने में लगातार उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। फरवरी के महीने में -5 to 5.2% था आपका ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, -5% नेचुरल गैस का था और -1% आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अपना डेटा है। अगर आपने, भाई कोई भी देश होता वो सोचता यार कि ये जो है हम 88%, हम 80% से ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, 60% के से आसपास हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई आदमी अगर आपके खाली ऑयल और गैस के इंपोर्ट पर ही अगर थोड़ा सा डाका डाल देता तो आप संकट में आ जाते। कितनी बड़ी कमजोरनेस है। और अगर आप चाहते तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाते, ये जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर, इसको कम करने की कोशिश करते।
अगर आप 80% से घटा के अगर आप 50% पे ले आते ऑयल को, तो मैं मानता कि आप तैयारी कर रहे थे। हम्म। अगर आप अ, जो सिक्स कितने परसेंट है, करीब 60% के आसपास सिक्स मैंने बताया हाँ ना, सिक्सटी 62%। 62%। उसको उस अगर आप जब प्रधानमंत्री बने, सरकार बनी, तो 42% हम इंपोर्ट करते थे गैस। वो 42% घटा के अगर हम 20% करा दें, तब तो हम मानते कि भाई आप 12 सालों में बड़े आपने कदम खूब उठाए गए। अच्छा बड़ा काम किया। हाँ, हम्म। वो तो कोई कदम उठाया नहीं गया। तो ये क्यों है? हम्म। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बड़े बड़े नारे देते हैं, आपदा में अवसर खोजते हैं, और फिर आप कहते हैं देखिए हमने तो आपदा से आपको निकाल लिया। हम्म। अरे भाई, एक्सीडेंट होने क्यों दे रहे हैं? सिग्नल पहले क्यों नहीं ठीक हो सकते थे? हम्म। गाड़ी पहले क्यों नहीं ठीक चलती थी? संकट ही क्यों आने दे रहे हैं? हम्म। और अगर संकट आता, तो आज आपके पास अगर ये बजाय 62% के या बजाय 88.4% के इंपोर्ट करने के, अगर आप 40% करते या 60% करते, तो आपकी डिपेंडेंस कम होती इनके ऊपर। हम्म। लेकिन आपने नहीं किया। इसकी आलोचना हम इस बारे में आपके मेन लाइन टीवी चैनल में कहीं डिबेट नहीं आपको दिखाई पड़ी। ये बैंकरप्सी का हाल है। सर लेकिन अब तो बड़ा एकदम ऐसा संकट दिखाई देने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोल दिए संसद में, लेकिन हमारी सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, महंगाई बढ़ रही है और अब आने वाले समय में और तेजी से भागेगी। बैंक ब्याज दर अब ये साफ होने लगा है कि वो भी बढ़ेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया रोज गिरता जा रहा है। गोल्डमैन सैच अब कह रहा है कि भारत की जीडीपी का लक्ष्य भी, ग्रोथ का जो अनुमान है वो भी 6 से नीचे ही रहेगा। उसने भी अब अपना ग्रोथ का अनुमान घटाया है। तो संकट बड़ा है, लेकिन कैसे आम जनता तक, तो वो उसे तो केवल इसी में उन्माद में फैली हुई है कि ईरान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, इजराइल ने कहां पर मिसाइल मारी, वो तो इसी चीज में उलझा हुआ है। ये देश को समझ में आएगा, लेकिन जब वो जिसे कहते हैं ना, घर जब लुट जाएगा तब समझ में आएगा लोगों को। प्रश्न ईरान का है ही नहीं, प्रश्न मिडिल ईस्ट का भी नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बार बार प्रधानमंत्री की, जैसे हमने कोविड से निपटे, वैसे हाँ, कोविड में कैसे निपटे आप? मर मर के निपटे। 4.5 लाख, ऑफिशियल डेटा 4.5 लाख लोगों को मरने का। बिल्कुल। और जो डब्ल्यूएचओ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का जो डेटा, वो तो 45 लाख के आसपास, 40 से 45 लाख लोगों की मौत का डेटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा में लाशें बहाई गई, रेत में लाशों को गाड़ा गया। अस्पतालों की जो भयानक स्थिति थी, वो आपसे आप भी परिचित है, हम भी परिचित, हमारे न जाने कितने जानने वालों की मौत हुई उस बिल्कुल। दौरान। ऑक्सीजन की हमारे पास कमी नहीं थी, लेकिन समय रहते हमने कदम नहीं उठाया, इसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई। तो अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद होगा, आपने तो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब सेकेंड वेव थी, तब ये कहा था, स्मेल द कॉफी। हाँ। न केवल बिल्कुल। ये कहा था, बल्कि ये कहा था कि जो ऑफिशियल फाइल्स हैं उसकी नोटिंग्स भी हमारे सामने पेश की जाए। यानी सरकार कोविड से लड़ने में इतनी नाकाम थी कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और यह कहना पड़ा था, जागो जागो, स्मेल द कॉफी। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, उन दिनों हमारी सरकार, हमारी जो रूलिंग पार्टी है, वो बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही थी। भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोग कोविड से मर रहे थे, भीड़ से भीड़ इकट्ठा हो रही थी। और जब पहली वेव आई थी मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, तब सरकार की क्या कोशिश थी? मध्य प्रदेश के मध्य अंदर कांग्रेस प्रदेश की में सरकार को कैसे गिरा के गिर अपनी जाए। सरकार बनाई जाए। तो अब आप कोविड, आप कह रहे हैं हमने वैक्सीन बना दी और वो कोविड से हम निपट ली, इसलिए इससे भी निपट लेंगे। तो अब इस छलावे में अगर देश की जनता अगर पड़ी रहती, तो फिर अब उसको क्या कहा जा सकता है? उस लेकिन पर आशु सर मेरा हंसा जा अंतिम सकता है सवाल, या रोया जा सकता है। आशु सर मेरा अंतिम सवाल, लेकिन अब तो स्थितियां हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है ना, कि आप सोशल मीडिया पर अपनी बात कह देते थे, बोल देते थे, भले ही कम लोग देखें, लेकिन एक संतोष रहता है कि लोग हमें देख रहे हैं, कुछ लोग तो देख रहे हैं। लेकिन अब कल एक छोटी सी घटना आई जिसमें केरल में जिस तरीके से बीजेपी का लेटर, बीजेपी की मोहर लगी हुई आई चुनाव आयोग के लेटर पर, उसको रिपोर्ट करने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसे हटाइए, ये गलत है। अब जो हम्म, गलती आपने की है, जिसको आप खुद मान रहे हैं हम्म, कि हाँ ये हमारे यहाँ से जारी हुआ, हम्म, उस खबर को भी हम्म। कोई रिलीज नहीं कर सकता, उस खबर पे भी कोई बात नहीं कर सकता, उस पर भी आप नोटिस भेजेंगे तो काम कैसे होगा? मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा, सोशल मीडिया को नोटिस के जरिए हम्म, चुप करवा दिया जाए। हम्म। विनाश आप काले विपरीत संपादक भी बुद्धि, रहे और हैं क्या सर, कह तो सकते सलाह भी देनी बनती है आपकी। हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है जो आपको एडिटोरियली उचित लगे वो आप करिए।
बस सीधी सी बात है, जो अगर हमको लगता है कि एडिटोरियली ये चीज जानी चाहिए और जैसा एक अच्छे पत्रकार को उस रिपोर्ट को रिपोर्ट करना चाहिए वैसे रिपोर्ट करना चाहिए। हम अपने पत्रकारीय मानदंड पे कमजोरी ना करें। अगर कोई चीज, कोई गलत खबर है और फिर भी हम उसको अपने एंथुजियाज्म में उसको चला रहे हैं तो वो हाँ गलत है। बिल्कुल, वो तो गलत है। लेकिन अगर कोई खबर अगर सच्ची है तो हम उसी मानदंड के साथ उसको करेंगे। तो फिर देखिए उसकी एक कीमत होती है जो हम सबको चुकानी होती है, वो ठीक है, वो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज तो अखबार ने सारी खबरें छाप दी वो। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ जो केरल के जो इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने तो कह दिया कि हाँ हमसे गलती हुई है। हाँ सर, उन्होंने कल गलती मानी, लेकिन उसके बाद भी हाँ, ट्विटर को भी केरला पुलिस नोटिस भेज रही है कि जिन लोगों ने ट्वीट किया उनके ट्वीट हटवाए जाए। 10 12 15 लोगों को हाँ, नोटिस जा चुके हैं। आने दीजिए नोटिस, नोटिस से हाँ। कौन डरता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बातचीत की। शुक्रिया धन्यवाद, सर। धन्यवाद,